नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मुंबई के बोरीवली इलाके का एक रियल एस्टेट डेवलपर राजेश गनात्रा गायब हो गया था। पेश है उस केस का दूसरा और आखिरी भाग। साल 2008 आकाश वर्मा गायब हो जाता है। साल 2010 गोविंद राजपूत उम्र 39 गायब हो जाता है। साल 2012 29 अप्रैल रात 8:30 बजे परेल में रहने वाले जगदीश गनात्रा को एक अज्ञात फोन आता है कि उसके छोटे भाई राजेश गनात्रा का मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में एक्सीडेंट हो गया है। और हैरत की बात यह होती है कि वो फोन खुद राजेश गनात्रा के सेलफोन से किया गया होता है। जगदीश अपने सबसे छोटे भाई कमलेश के साथ साउथ मुंबई के सभी अस्पतालों में राजेश को ढूंढता है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम से भी वो कांटेक्ट करते हैं, पर दोनों जगहों से उन्हें कोई खबर नहीं मिलती। राजेश 29 अप्रैल को दोपहर 12 बजे अपने पार्टनर नीरव दत्ता के साथ फोन पर बात करने के बाद अपने घर से निकलता है। सुनील, राजेश का बेटा, उस समय घर पर ही होता है। उसी सुबह को राजेश की मां लीलावती, पत्नी चारुलता और बेटी श्वेता एक शादी अटेंड करने वडोदरा चले जाते हैं। जगदीश, कमलेश और सुनील गनात्रा बोरीवली पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। नीरव पुलिस को बताता है कि वो राजेश को कांदिवली हाईवे के पास एक रेस्टोरेंट में मिला था। राजेश और उसकी विरार में होने वाली किसी जमीन की डील मुश्किल में पड़ गई थी। उन्हें उस जमीन से बहुत उम्मीदें थी, पर वो जमीन लिटिगेशन में फंसी थी। और ये लिटिगेशन वाली बात नीरव को हरीश मनसुखानी ने बताई थी। इस डील में शामिल एजेंट गिरीश चौबे को भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है। गिरीश भी वही बात कहता है जो नीरव कह रहा था कि राजेश वो डील रुक जाने पर बहुत डिस्टर्ब था। गिरीश कहता है कि उसने राजेश को दिलासा दिलाया था कि वो उसके लिए कोई दूसरा प्लॉट देखेगा, लेकिन राजेश का दिल उसी प्लॉट पर टिका हुआ था। राजेश का सेलफोन उस अज्ञात कॉल के बाद ऑफ ही रहता है और ना ही कोई फिरौती के लिए कॉल आती है। एक हफ्ते बाद राजेश गनात्रा की हर डिटेल्स को छान मारने के बाद पुलिस को पता चलता है कि 29 अप्रैल को रात 10:30 बजे दहीसर ईस्ट के एक गारमेंट्स की दुकान में राजेश गनात्रा का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हुआ था। उसी दौरान एक और खबर आती है। राजेश की पत्नी चारुलता को पता चलता है कि उनके बोरीवली वाले फ्लैट में राजेश के लॉकर से 2 लाख रुपए गायब होते हैं। ये फ्लैट उस वक्त अंडर रेनोवेशन होता है। ये घटना उसी दिन रात 11:30 बजे की होती है जब राजेश गायब होता है। सिक्योरिटी रजिस्टर में नाम राजेश गनात्रा का ही एंटर किया गया होता है। ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि जो आदमी आया था वो राजेश गनात्रा तो नहीं था, बल्कि अपने आप को रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्टर बताकर फ्लैट में दाखिल हुआ था। गारमेंट्स की दुकान पर भी पुलिस को ये पता चलता है कि जो आदमी राजेश के क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके कपड़े खरीद कर गया था वो दरअसल राजेश गनात्रा था ही नहीं। गारमेंट स्टोर का सेल्समैन बताता है कि 6 शर्ट्स खरीदने वाला आदमी बेहद जल्दी में था। सिक्योरिटी गार्ड के वर्णन के अनुसार उस आदमी का एक स्केच बनाया जाता है। गारमेंट सेल्समैन भी स्केच को आइडेंटिफाई करता है, पर इस सब के बावजूद केस आगे नहीं बढ़ता। कई सुरागों के बावजूद ये केस पुलिस के अनसॉल्व केसेस की फाइल में दफन होने की कगार पर होता है, जैसा कि कई मिसिंग केसेस में होता है। जैसे कि 2008 में आकाश वर्मा मिसिंग हो गया था और फिर 2010 में गोविंद राजपूत मिसिंग हो गया था। गुमशुदा राजेश के भाई जगदीश और कमलेश स्थानीय पुलिस कार्रवाई से खुश नहीं होने के कारण और इसी वजह से ये केस क्राइम ब्रांच के सुपरविजन में आ जाता है। सर, इस केस में इन्वॉल्व सभी लोगों के पिटारे इस फाइल में हैं। सारे पिटारे खोलो और सभी की एक एक डिटेल माइक्रोस्कोप के नीचे डाल दो। फर्स्ट थिंग, राजेश गनात्रा 1 महीने से मिसिंग है और अभी तक कोई फिरौती का कॉल नहीं आया, मतलब उसका किडनैप नहीं हुआ। किडनैपिंग इज रूल्ड आउट। सेकंड पॉसिबिलिटी है वो खुद कहीं चला गया, लेकिन सवाल यह है वो खुद कहीं क्यों जाएगा, और ये बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि कोई बहुत पुरानी दुश्मनी या बिल्कुल नई दुश्मनी जो अभी तक किसी की पकड़ में नहीं आई है। सर, शायद कोई प्रेशर में था, कोई ब्लैकमेल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी है उसका कोई एक तगड़ा सुराग इस फाइल में है। कोई एक शख्स है जो झूठ बोल रहा है, जो कुछ छुपा रहा है, कुछ दबा रहा है। एक बार सही पिटारे का ढक्कन खुलेगा तो सच्चाई स्प्रिंग की तरह उछल के बाहर आएगी। क्या हो पापा, कोई टेंशन है? नहीं। चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फैमिली। सर, सबके स्टेटमेंट्स लगभग वही हैं जो उन्होंने बोरीवली पुलिस स्टेशन में दिए थे। लेकिन इनमें से कोई है जो झूठ बोल रहा है, कोई है जो इसकी सच्चाई छुपा रहा है, या ये भी हो सकता है कि वो आदमी इनमें से कोई नहीं है बल्कि वो कोई और ही है। मतलब
ये कुछ अलग ही केस है। सर हो सकता है इसका मालिक खुद राजेश गनात्रा हो, वो खुद गायब हुआ हो। लेकिन कोई अपने आप को गायब क्यों करेगा? राजेश गनात्रा का ज्वेलरी का और रियल एस्टेट का अच्छा खासा बिजनेस था, कभी कोई घाटा नहीं हुआ और फैमिली लाइफ भी ठीक ठाक लग रही है। मैं ये खुद गायब होने वाला एंगल रूल आउट करता हूँ। एक काम करते हैं, देखते हैं कि 29 अप्रैल 2012 को एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। मन सुखानी का फोन आता है कि विरार वाली जमीन लिटिगेशन में है और सुबह 11 बजे राजेश की फैमिली यानी उसकी माँ, बेटी और उसकी बीवी वडोदरा के लिए रवाना हो जाती है। और उसके कुछ मिनटों बाद राजेश को नीरव दत्ता का फोन आता है और दोनों कांदीवली के स्पाइस कोर्ट में मिलने का प्लान बनाते हैं। 12 बजे नीरव राजेश से मिलता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है और उसी रेस्टोरेंट में ब्रोकर गिरीश चौबे राजेश से आगे मिलता है। और उसके बाद एक मिनट, राजेश के बेटे सुनील ने हमें बताया था राजेश गनात्रा जब घर से निकला था तो अपनी गाड़ी में निकला था। क्या बोरीवली पुलिस ने उस गाड़ी पे कोई फॉलोअप किया? नो सर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आदमी गायब होता है, सब उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन जिस गाड़ी में वो गया था उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा। मतलब राजेश गनात्रा की कार स्विफ्ट डिजायर अभी तक ट्रेस नहीं हुई है। सर मीटिंग के थोड़ी देर बाद गिरीश भी वहाँ से चला जाता है, ये समझ के कि राजेश अपने ऑफिस चला जाएगा। उसके बाद रात 8:30 बजे राजेश के भाई जगदीश को एक फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि उनके भाई राजेश का एक्सीडेंट हो गया है महालक्ष्मी में। और ये फोन खुद राजेश के सेल से किया जाता है। उसके बाद फोन कट जाता है या काट दिया जाता है। राजेश गनात्रा को उस दिन महालक्ष्मी में कुछ काम था? I mean, कोई मीटिंग या अपॉइंटमेंट? नो सर, अभी तक जो जानकारी मिली है उस हिसाब से राजेश का साउथ मुंबई में आना जाना बहुत कम हुआ करता था। पक्का? उसकी फैमिली ने तो यही बयान दिया पुलिस स्टेशन में। अब अगर इनमें से कोई झूठ बोल रहा है तो कह नहीं सकते। पापा एकदम से निकल गए, वो थोड़े टेंशन में थे, कह रहे थे नीरव काका से मिलने जा रहे हैं। उनका कभी महालक्ष्मी साइड में जाना होता था? जहाँ तक मुझे याद है वो शायद ही कभी उस तरफ गए होंगे। और हाँ, कभी कभी वो परेल ज़रूर जाते थे जगदीश भाई के घर। परेल और महालक्ष्मी में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। समझो कॉलर झूठ बोल रहा, लेकिन फिर भी उसने महालक्ष्मी क्यों कहा? अंधेरी, कांदीवली, मलाड या गोरेगांव क्यों नहीं कहा? और सर बड़ी हैरानी की बात है, कॉलर ने राजेश के बेटे सुनील को फ़ोन नहीं किया, उसकी पत्नी चारुलता को फ़ोन नहीं किया। उसके पास राजेश का मोबाइल था, वो चाहता तो इन्हें भी कर सकता था, लेकिन उसने फ़ोन किया राजेश के बड़े भाई जगदीश को, जो परेल में रहता है। उसने जगदीश को इसलिए फ़ोन किया और ये कहा कि एक्सीडेंट महालक्ष्मी में हुआ है, क्योंकि जब तक राजेश का भाई जगदीश उसे महालक्ष्मी मतलब पूरे साउथ मुंबई में ढूंढता, तब तक उसे राजेश का क्रेडिट कार्ड और उसके रेनोवेशन वाले फ्लैट में जाके 2 लाख रुपए निकालने का वक्त मिलता। उसे इस सब के लिए वक्त चाहिए था। और सर फ्लैट में एंट्री भी चाबियों से ली गई है, कबर्ड और लॉकर दोनों चाबियों से खोले गए, जबकि चाबियां सिर्फ राजेश के पास रहा करती थी, या फिर डुप्लीकेट चाबियां उसकी पत्नी चारुलता के पास। गोरे, जिस अज्ञात कॉल से राजेश के भाई जगदीश को 8:30 बजे फोन किया गया था, उसकी लोकेशन ट्रेस हुई? नो सर। क्यों नहीं? ये सबसे बेसिक चीज है। कल सुबह मुझे सबसे पहले उस कॉल की लोकेशन चाहिए। लग जाओ इमीडिएटली। सर। सर, कॉल लोकेशन दहीसर है, दहीसर ईस्ट। देखा, कॉलर ने दहीसर ईस्ट से फोन किया राजेश के भाई को कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है महालक्ष्मी में। तो राजेश के भाई जगदीश और कमलेश लग गए अपने भाई को साउथ मुंबई के हॉस्पिटल और ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर में पूछताछ करने। इसी दौरान ये दहीसर ईस्ट के एक गारमेंट शॉप से 6 शर्ट्स खरीदता है और खरीदने के लिए राजेश का क्रेडिट कार्ड यूज किया गया, और खरीदने वाला बहुत जल्दी में था। उसके बाद वो राजेश के रेनोवेशन वाले फ्लैट में जाता है और वहां से 2 लाख रुपए लेके गायब हो जाता है। लेकिन सिर्फ 6 शर्ट्स, और वो भी बड़ी हड़बड़ी में। क्यों? सिंपल, कहीं भागने की तैयारी हो रही थी। बट स्टिल सिर्फ 6 शर्ट्स क्यों? सर शायद 6 शर्ट्स 6 लोगों के लिए हों। लेकिन कोई शर्ट्स क्यों बदलेगा? मतलब या तो शर्ट्स मैले हुए होंगे या शर्ट्स के ऊपर खून के धब्बे होंगे।
एक काम करो, हेडक्वार्टर फोन करो और ज्वाइंट सीपी से कॉल ट्रैकिंग की परमिशन लो। 29 अप्रैल सुबह से लेकर रात तक राजेश गनात्रा के कॉल की हर लोकेशन ट्रैक करो। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में बोरीवली पुलिस ने जो कदम उठाए थे, क्राइम ब्रांच उन्हीं कदमों पर चल रही थी। पर इस बार हर कदम हर पहलू की और भी गहराई से जांच हो रही थी। क्राइम ब्रांच ने माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ली और यह तरीका रंग लाया। इस केस में कुछ नए एंगल्स उभर कर आए, कुछ नई दिशाएं खुली, लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। यह केस क्राइम ब्रांच को भी हिलाकर रख देने वाला था। सर, सेलफोन ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स के मुताबिक राजेश 11:45 पर अपने घर से निकला था, जहां से वो स्पाइस कोर्ट रेस्टोरेंट जाता है कांदीवली हाईवे के पास, जहां उसे गिरीश और नीरव मिलते हैं। लोकेशन यहाँ पे 12 से 12:45 तक दिखा रहा है। फिर वो बोरीवली की तरफ ट्रैवल करता है और एक तबेले के पास आके रुकता है। कांदीवली हाईवे स्पाइस कोर्ट से बोरीवली तक। और उसके बाद सेलफोन बोरीवली से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ ट्रैवल करता है। इंटरेस्टिंग। कहाँ तक? लास्ट लोकेशन गोट बंदर जंक्शन दिखा रहा है। ये दोपहर 2:30 बजे की बात है। उसके बाद सेलफोन का कोई लोकेशन नजर नहीं आ रहा। स्विच ऑफ किया होगा। आगे बोलो। सर, फिर रात को 7:45 बजे सेलफोन फिर गोट बंदर जंक्शन पे एक्टिव हो जाता है। 5 घंटे 15 मिनट स्विच ऑफ रहने के बाद फिर एक्टिव होता है। सर, उसके बाद गोट बंदर जंक्शन से सेलफोन दहीसर ईस्ट चेकनागा तक ट्रैवल करता है, जहाँ ठीक 8:30 बजे लास्ट कॉल किया गया था, जो कि राजेश के भाई जगदीश को था, ये बताने के लिए कि राजेश का एक्सीडेंट हुआ है महालक्ष्मी में। तो 29 अप्रैल 2012 को राजेश या राजेश का सेल फोन काफी घूमे। हमें इस सफर के हर कदम को ट्रेस करना होगा, पॉइंट टू पॉइंट। तो शुरू करते हैं बोरीवली के तबेले से। अप्रैल को राजेश गनात्रा यहाँ आया था। राजेश गनात्रा? बोरीवली का प्रॉपर्टी डेवलपर है। 29 अप्रैल को सवा के करीब यहाँ आया था अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में। क्यों? साहब, मैं तो यहाँ सिर्फ तबेला चलाता हूँ, शायद मेरे सेठ से मिलने आए होंगे। कौन है तेरा सेठ? कहाँ है? गिरीश भैया, गिरीश चौबे जी, वो भी जमीन का बिजनेस करते हैं साहब। सर, राजेश भाई से मिला था मैं स्पाइस कोर्ट रेस्टोरेंट में। वहाँ से सर मैं सीधे अपने तबेले पर गया, कुछ हिसाब किताब करना था। इसके बाद सर मुझे कोई आइडिया नहीं कि राजेश भाई तबेले पर क्यों आए, कब आए, मुझे कुछ नहीं मालूम। आप उनके साथ गोटबंदर नहीं गए? अरे बोला ना सर, मैं सीधे अपने तबेले पर गया था। दरअसल सर, जब मेरी राजेश भाई से बात हुई थी तो मैंने उनसे बोला था कि विरार वाले प्लॉट की डील होना मुश्किल है, मैं आपके लिए कोई नया प्लॉट देख दूंगा। और दरअसल मैंने उनसे एक प्लॉट की बात की भी थी जो कि घोड़बंदर में, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। और मुझे नहीं लगता सर कि वो घोड़बंदर वाला प्लॉट देखने अकेले गए होंगे। मुझे सच में ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही सर। आपने राजेश के पार्टनर नीरव से उस घोड़बंदर के प्लॉट की बात की थी? नहीं सर, मैंने सिर्फ राजेश भाई से बोला था। ठीक है, आप जा सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर बात करेंगे। थैंक यू। झूठ बोल रहा हूं। जानता हूं। तुरंत इस आदमी के फ़ोन की मूवमेंट ट्रैक करो। अगर इसके सेल की लोकेशन राजेश की सेल की लोकेशन के साथ मैच कर गई तो समझो हमें इस केस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया। सर, ये आदमी बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा फैल गया है। इसके दूध में पानी है, मिलावट है इसके दूध में, इसलिए इतना फैल गया। मुझे इस आदमी की पूरी हिस्ट्री चाहिए। जो करना है करो, खबरी लगाओ या खुद लगाओ, लेकिन इस आदमी की पूरी हिस्ट्री मुझे चाहिए। ये लीजिए। थैंक यू। एक महीना हो गया, वो ऐसे कभी बिना बोले कहीं नहीं जाते। जी, मेरे पति आकाश गिरीश चौबे के लिए काम करते थे।
कब से काम कर रहे थे? 2004 से 2008 तक। फिर वो गायब हो गए। गिरीश चौबे उन्हें यूपी में हमारे गांव से मुंबई लेकर आए थे। तब से आपके पति कोई खबर नहीं आई, कुछ भी नहीं? जी नहीं सर, पुलिस हर बार कहती कि कोई सुराग नहीं मिला। 2 साल तक पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। फिर अपने बच्चों को भी देखना था, इसके लिए कामकाज शुरू कर दिया। सर, कुछ पता चला क्या? अभी तक तो नहीं, पर शायद जल्दी पता चल ही जाएगा। माधुरी राजपूत? जी। जिसका पति 3 महीने से गायब हो, वो सब्र कैसे कर सकता है इंस्पेक्टर? और अब तो 2 साल के ऊपर हो गया है, इनकी कोई भी खबर नहीं है। पर मैं सच कहती हूँ, वो मुझे छोड़कर नहीं गए हैं। वो तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने तो नया फ्लैट लिया था और दिन रात मेहनत कर रहे थे उस फ्लैट का लोन चुकाने के लिए। आपके पति गोविंद राजपूत इंश्योरेंस एजेंट थे? जी हाँ। ये गिरीश चौबे से क्या कनेक्शन था उनका? कनेक्शन तो कुछ भी नहीं था सर। गिरीश उनका दोस्त था और गिरीश ने ही तो हमारे फ्लैट की डील कराई थी। वो ब्रोकर है ना। लेकिन कोई बिजनेस डीलिंग? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर आप गिरीश के बारे में ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप कुछ जानते हैं क्या? मेरे पति के बारे में कोई खबर है क्या आपके पास? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कुछ तो बोलिए। बहुत जल्द बोलेंगे माधुरी जी, 2 साल रुकी हैं, थोड़ा और सब्र कीजिए। सर, बोरीवली पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स मैच करते हैं। ये गिरीश चौबे की कहानी रंग से राजा वाली कहानी। पहले ऑटो चलाता था और अब बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, एक तबेला है, एक ड्राइवर है मुकेश भोसले, और एक बॉडीगार्ड भी है सर, सुशील काजू। बॉडीगार्ड मतलब जान को खतरा, दुश्मनी है? सर ये बात अजीब है, लेकिन 2 लोग मिसिंग हैं और दोनों का इस गिरीश चौबे से कुछ न कुछ कनेक्शन था। This is something very serious. सर ये दोनों केसेस बोरीवली पुलिस स्टेशन में फाइल हुए थे और आज तक वहीं पड़े। उसके फोन का मूवमेंट क्या कहता है? सर हमारे पास ठोस सबूत है। उसने कहा था वो गोटबंदर गया ही नहीं, जबकि उसकी सेलफोन रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं पहले कांदीवली से बोरीवली तबेला, फिर उसके बाद गोटबंदर जंक्शन, फिर वहाँ से टुंगारेश्वर मंदिर, वहाँ से मानौर और फिर वापस गोटबंदर जंक्शन, फिर दहीसर और फिर बोरीवली। जितने लोकेशन उतने सवाल, और इन सारे सवालों के जवाब गिरीश चौबे को देने पड़ेंगे। उठा लाओ उसे। सर गोरे, उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड को अलग से उठा के लाओ। ये क्या बात हुई सर जी? आप लोग बार बार मेरी क्लास काहे ले रहे हैं? एक बार मैंने अपना बयान दर्ज करा दिया ना बोरीवली पुलिस स्टेशन में, तो बार बार क्यों किया जा रहा है मेरे साथ? चलिए आप चलिए। वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उस ब्रोकर गिरीश चौबे ने कुछ लफड़ा किया है। क्या बोले क्राइम ब्रांच वाले? क्या राजेश गिरीश के साथ थे? डिटेल्स तो कुछ नहीं दी उन्होंने, लेकिन चारू प्लीज प्लीज तुम हिम्मत रखो। क्या हुआ? पुलिस ने गिरीश चौबे को हिरासत में ले लिया है। इसके आगे अभी तक कुछ पता नहीं चला। क्राइम ब्रांच अब इस केस में पूरी गहराई तक उतर चुका था। इस केस के कुछ ऐसे पहलू सामने आने लगे थे जो शायद अगर पहले दिखाई दे गए होते तो ये केस अब तक सॉल्व हो गया होता। अब राजेश गनात्रा को गायब हुए पूरा 1.5 महीना बीत चुका था। आकाश वर्मा को गायब हुए पूरे 4 साल बीत चुके थे और गोविंद राजपूत पिछले 2 साल से गुमशुदा था। और ये तीनों मिसिंग केसेस एक आदमी से जुड़े थे, गिरीश चौबे। सर मंदिर जाना भी कोई कानूनी जुर्म है क्या? मैं हफ्ते में 3 बार जाता हूँ टुंगारेश्वर मंदिर। तुम टुंगारेश्वर मंदिर गोटबंदर होकर गए थे और तुमने अपने पहले बयान में कहा था कि तुम गोटबंदर गए नहीं। तुम्हारे फोन की लोकेशन और राजेश के फोन की लोकेशन एकदम सेम है, कार्बन कॉपी की तरह। तुम तबेले पर थे, उस वक्त राजेश भी तबेले पर था। तुम जब गोटबंदर गए, राजेश भी गोटबंदर गए। उसके बाद राजेश का सेल फोन स्विच ऑफ हो गया। फिर वहां से तुम टुंगारेश्वर गए, फिर गोटबंदर, फिर दहीसर, बोरीवली। राजेश को कब मारा?
घोड़बंदर पहुंचने के पहले या बाद में? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? सर ये सिर्फ इत्तेफाक है और कुछ नहीं। मैं खुद हैरान हूँ कि राजेश भाई और मेरी सेल लोकेशन कैसे हो सकती है। सर हो सकता है कि राजेश भाई मेरा पीछा कर रहा हो सकता है ना? होने को बहुत कुछ हो सकता है। एक काम करो, बैठ के आराम से चाय पानी पियो और फिर सोचो कि क्या बोलना। एक टिप देता हूँ, इफ यू टेल द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। नहीं समझे? अगर सच बोल दोगे तो कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। हमें मालूम है तो टट्टू है, तेरा सेठ जो बोलेगा तो वही करेगा, लेकिन हमें सबूत चाहिए और उसके लिए तुझे मुंह खोलना पड़ेगा। बताना होगा कि 29 अप्रैल को तू अपने सेठ के साथ कहां कहां गया, किस वक्त गया और वहां क्या क्या हुआ। साहब आप ये सब क्या कह रहे हो? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। साहब ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? 29 अप्रैल को तुम्हारी सेल लोकेशन और गिरीश चौबे की सेल लोकेशन बिल्कुल मैच कर रही है। हाँ साहब, ड्राइवर उनका। बिल्कुल। अब ये बताओ कि तुम दोनों की सेल लोकेशन राजेश गनात्रा की सेल लोकेशन के साथ कैसे मैच कर रही है? लेकिन गिरीश चौबे ने तो सीधा सीधा तुम्हारा नाम लिया, बोला सुशील ने राजेश का मर्डर किया, जाओ उसे पकड़ो, जो करना है करो। क्या? तुम्हारा सेठ बहुत चालाक है, जाल काट के निकलना आता है उसको। जैसे पहले दो केसेस में निकला, आकाश वर्मा और गोविंद राजपूत के, लेकिन इस बार फंस गया। और फंस गया है तो मालूम है क्या बोल रहा? क्या साहब? कमीना बोल रहा है कि राजेश गनात्रा को उसने नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुमने मारा। नहीं साहब ये सच नहीं है साहब। मेरी राजेश भाई के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है साहब? मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर हूँ। मैं तो सिर्फ बॉडीगार्ड हूँ साहब। जहाँ जहाँ गिरीश भाई जाते हैं मैं उनके साथ जाता हूँ साहब। और जो बोलते हैं तुम आके मुंह के कर डालते हो। जैसे कि राजेश गनात्रा को मारने के लिए कहा और तुमने उसे खत्म कर दिया। नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ गाड़ी चला रहा था साहब। तो फिर राजेश गनात्रा को किसने मारा? परवेज आलम और नानक सिंह ने। सुधीर पलसाने भी साथ में था। कौन है ये तीनों? परवेज आलम, नानक सिंह और सुधीर पलसाने। साहब ये सभी गिरीश भाई के लिए काम करते हैं प्रॉपर्टी में। देख, तेरे पास ये आखिरी मौका है साबित करने का कि तुमने उन तीनों का साथ नहीं दिया, तो सिर्फ गाड़ी चला रहा। साहब यही सच है। मुझे पूरी सच्चाई चाहिए, हर एक डिटेल चाहिए। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, सब कुछ फटाफट बोल डाल, वरना फांसी का फंदा गिरीश चौबे के गले में नहीं, तुम्हारे गले में पड़ेगा। ओ भाई, कब तक बैठा के रखोगे? साहब के आने तक। तो गए कहाँ है साहब? मालूम नहीं है। उस दिन दोपहर में हम लोग निकले साहब, और मैं आगे आगे थे और पीछे पीछे राजेश भाई आ रहे थे। हम लोग गिरीश भाई के तबेले पे पहुंचे। वहाँ उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई। फिर राजेश साहब ने अपनी गाड़ी तबेले पे छोड़ दी और हमारे साथ हमारी गाड़ी में आ गए। सुधीर, नानक और परवेज, ये तीनों तुम्हें घोड़बंदर में मिले थे? हाँ साहब, वहीं मिले थे।
उसके बाद मैं और मुकेश वापस तबेले पर लौटे और गिरीश भाई के फ़ोन का इंतज़ार करने लगे। और गिरीश ने फ़ोन कब किया? शाम को 7 बजे। जी साहब। ठीक है साहब, पहुंच जाएंगे। साहब ने बोला राजेश साहब की गाड़ी स्विफ्ट डिजायर दहीसर चेक नाके पे ले आओ। बात कर। हेलो, हाँ राजेश बोल। जगदीश गनात्रा? कौन बोल रहा है? जी, आपके भाई राजेश गनात्रा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कहाँ? महालक्ष्मी में। आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं सड़क से गुजर रहा था जब आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने मुझे फ़ोन दिया और कहा कि मेरे भाई जगदीश गनात्रा को इन्फॉर्म कर दो। राजेश कहाँ है? कैसा है वो? बैटरी बहुत लो है, मैं फ़ोन रखता हूँ। इस हालत में चकना का क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा। परवेज, बाय मोड़ 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 मोड़, यहाँ तक, ये भी मोड़, ये पकड़। मालूम है ना क्या करना है? जल्दी से जल्दी। और परवेज, तुम लोगों के लिए 6 बेदाग शर्ट लेके आए। हाँ साहब। सर कब तक बैठा के रखोगे? मेरी 4 मीटिंग अटकी पड़ी, क्लाइंट्स लोग वेट कर रहे हैं। कहाँ वेट कर रहे हैं गिरीश चौबे? तंगारेश्वर मंदिर, गढ़बंदर रोड, या तुम्हारे तबेले पर? क्या मतलब सर, मैं कुछ समझा नहीं। तुम किराए का रिक्शा चलाने वाले से लेकर टॉप के प्रॉपर्टी एजेंट कैसे बने, उस कहानी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम बड़े कैसे बने, लफड़े से, घपले से, वो सब कच्चा चिट्ठा नहीं खोलेंगे। लेकिन आज अगर तुमने यहाँ सच नहीं बोला तो तेरा पुर्जा पुर्जा खोल देंगे, क्योंकि तुम्हारे दोनों कुत्ते, तुम्हारा बॉडीगार्ड और तुम्हारा ड्राइवर, भाग चुके हैं। अब तेरी बारी है। 29 अप्रैल को तुम राजेश गनात्रा के साथ स्पाइस कोर्ट रेस्टोरेंट से निकले। गिरीश चौबे, एक बात बताऊं, आज तक जितने मुलजिम मेरे सामने आए हैं उन पर थप्पड़, मुक्का, लात या इलेक्ट्रिक शॉक नहीं आजमाया मैं। ज्यादातर उससे पहले ही सच्चाई उगल देते। चल, तू भी शुरू हो जा। बोल, राजेश गनात्रा को कैसे मारा और क्यों मारा? सर वो फिरार वाली डील कैंसिल हो गई थी और मैंने एडवांस में पैसे ले रखे थे 5 लाख रुपए राजेश भाई से। डील कैंसिल हो गई तो वो अपने पैसे वापस मांग रहे थे। कोई भी मांगेगा, अपने पैसे दिए हैं तो कोई भी मांगेगा। तू भी मांगेगा, मैं भी मांगूंगा। तो इसका मतलब तुम उसके पैसे वापस नहीं देना चाहते थे। गिरीश, ये तुझे नहीं पता था इसके बारे में? अगर पता होता तो वो जमीन दिखाता ही क्यों मैं आपको? गिरीश, मुझे मेरे 5 लाख रुपए वापस चाहिए, बस। क्या बात कर रहे हैं राजेश भाई? नुकसान मेरा भी हुआ है, खुद के 10 पेटी घुस गए इस प्रोजेक्ट में। तो तुम चाहते क्या हो मुझसे? भूल जाओ पैसे। अरे तुम्हें पता करना चाहिए था जमीन का स्टेटस क्या है, और वो किए बगैर तूने मुझसे 5 लाख रुपए एडवांस ले लिए, वो भी कब? 1 हफ्ते पहले, जबकि तुम्हें पता था कि जमीन की डील होनी पॉसिबल नहीं है। राजेश भाई ऐसा मत बोलिए, मैं आपको बता तो चुका हूं कि अगर पता होता तो बात वहां तक पहुंचती क्या? गिरीश, अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुमने आज भी मुझे नहीं बताया कि जमीन लिटिगेशन में है, और मुझे पता चला किस? नीरव से। मनसुख खानी का फोन आया था उसके पास। राजेश भाई आज आप आकर हो किस मूड में, ये बताओ पहले आप। मैं आपको खुद फोन करने वाला था लेकिन। हाँ गिरीश, सब समझता हूं मैं। देखो, आज शाम तक मुझे मेरी 5 पेटी वापस चाहिए, नहीं तो बाय गॉड सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ फ्रॉड का केस दर्ज कराऊंगा। मजाक नहीं करूंगा मैं। मजाक नहीं राजेश भाई, अब दिल दुखा दिया आपने। इतनी छोटी सी बात पे इतनी बड़ी टेंशन लेके बैठ गए। अच्छा चलिए उठिए,
मैं आपको एक ऐसा प्लॉट दिखाता हूँ जिसको देखकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। विरार वाला पानी मांगेगा, उसके सामने पानी, एकदम डबल साइज, पेपर एकदम नीट, साफ, क्लियर। कहाँ पर? अरे यहीं आपने घोड़बंदर, चलिए चल के देखते हैं। गिरीश, वो प्लॉट में देखूंगा, लेकिन ये मत समझना कि मैं अपने 5 लाख रुपए भूल गया। उसका हिसाब तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा। राजेश भाई, आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, और पैसे भी यहीं हैं। लेकिन यदि समय पर उस जमीन पर हमने हाथ नहीं डाला तो वो जमीन वहां नहीं रहेगी। बड़ा बिल्डर को भी दबोच लेगा उसको। चलिए आप जल्दी चलिए, देखकर तबीयत खुश ना हो जाए तो बोलो। उसने तुमसे अपने पैसे वापस मांगे तो तुमने उसे मौत दे दी। अरे दो गाड़ी काहे के लिए राजेश भाई? आप मेरे साथ चलिए ना, गाड़ी यहाँ सेफ रहेगी, अपनी बंद है। ठीक है, आप चाबी दे दो, लौटते समय मुकेश आ जाएगा रोड तक लेके गाड़ी। हाँ सलाम गिरीश भाई। नमस्कार भाई। अच्छा, आप राजेश भाई हैं? सलाम। अच्छा, सुधीर, परवेज और नानक, राजेश भाई को घोड़बंदर वाला प्लॉट दिखा। गिरीश भाई, आपका फ़ोन आया ना, तभी चप्पन को सब समझ में आ गया था क्या काम है और क्या करना है। देखा? कितना टाइम लगेगा? वो मेरे फ़ोन की बैटरी जा रही है तो। राजेश भाई, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 5-7 मिनट, इसके पीछे ही है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलो बैठो आप, चलो चलो चलो। यार 5-7 मिनट तो कब के बीत चुके हैं। कहाँ पर है जमीन? बस राजेश भाई 2 मिनट और लगेगा, पहुंचे जा रहे हैं। हाँ, पर घोड़बंदर तो कब का पीछे छूट गया है। ये तो हम विरार की तरफ जा रहे हैं। अरे राजेश भाई, दरअसल वो भिवंडी रोड है ना, जैसे ही उसको टच करेंगे सामने अपनी जमीन देखिए। गिरीश लल्लू समझ रखा है क्या मुझे? कहाँ घोड़बंदर रोड, कहाँ भिवंडी रोड? अरे राजेश भाई, आज आपका वाकई शॉर्ट सर्किट है। मैं दरअसल सोच रहा हूँ कि तुंगारेश्वर मंदिर में दर्शन कर लें। दर्शन इसलिए कि अपनी जमीन की डील बिल्कुल मक्खन माफिक हो। तो ये पूरा ड्रामा हुआ राजेश गनात्रा को जान से मारने के लिए। गिरीश, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? ये तो मनोर स्टार्ट हो गया है। शॉर्टकट है राजेश भाई। गिरीश, साफ साफ बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? क्यों घुमा रहे हो मुझे? देखो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम लोग घर चलते हैं, प्लॉट किसी और दिन देख लेंगे। हाँ नानक, गाड़ी घुमाओ। गाड़ी तो अब नहीं घूमेगी राजेश भाई। मतलब? क्योंकि अब मेरा दिमाग घूम गया है। क्या बकवास कर रहे हो? अबे चुप! बकवास तूने की है मुझे पुलिस की धमकी देकर। जानता है मैं कौन हूँ? जानता है? बिद्दी से 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के लिए तूने मुझे पुलिस की धमकी दी। गिरीश, ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है राजेश भाई, जानता हूं मैं, लेकिन ये काम मैं इतने परफेक्ट तरीके से करता हूं कि मेरे बाएं हाथ को नहीं मालूम पड़ता कि दाहिने ने क्या किया। दुनिया की तो छोड़ दो, लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे हवा हो गए हो। ये तो क्या कह रहे हो गिरीश? एक आकाश वर्मा था, ठीक तुम्हारी तरह न दोनों ने मुझ पर हावी होने की कोशिश की। मुझ पर, गिरीश चौबे पर। आज सालों से दोनों पुलिस की मिसिंग फाइलों में गुम है। आज एक और मिसिंग फाइल बनेगी राजेश गनात्रा की। परवेज, मार लगा फाइल पर। तो 6 शर्ट खरीदने वाला और राजेश के लॉकर से 2 लाख रुपए निकालने वाला शख्स परवेज था।
जी सर। आकाश वर्मा और गोविंद राजपूत को क्यों मारा? आकाश कमीना था साहब, बेकार बैठा था अपने गांव में, तरस खाकर लेकर आया मैं उसको इधर पर। मेरी थाली में थूक दिया, मेरा नाम लेकर मेरे पीठ पीछे अपना धंधा शुरू करना चाहता था, बहुत ऊपर उड़ना चाहता था सर, पर काट दी उसके मैंने, और उसको भी। गोविंद राजपूत सर वो जिस कंपनी में काम करता था वहाँ से मैंने लोन लिया था। जहाँ से तुम एक बार पैसे ले लेते उसे वापस करने की आदत तो तुम्हें है नहीं। सर वो बहुत दिमाग खा रहा था मेरा, हर दिन एक ही बात। राजेश गनात्रा की गाड़ी कहाँ है? स्विफ्ट डिजायर। सर वो गुजरात में भेज दी मैंने गाड़ी। तुम्हारे तीनों आदमी नानक, सुधीर और परवेज इस वक्त कहाँ मिले? गुड शो नायक, तुमने इस केस में बाकी के 2 मिसिंग केस भी सॉल्व कर दिए। एक्चुअली सर 2008 में मनोहर पुलिस को आकाश वर्मा की लाश मिली थी। उन्होंने उसके पिक्चर्स भी लिए थे, लेकिन जब कोई सामने नहीं आया तो उन्होंने लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सर आकाश की पत्नी गीता वर्मा ने फोटो से ही अपने पति की लाश की पहचान की। सर गोविंद राजपूत की बॉडी पूरी तरह से जला दी गई थी, उसका कुछ नहीं मिला। माधुरी जी, गिरीश चौबे और उसके साथियों के बयान हैं हमारे पास, जो ये साबित करते हैं कि आपके पति गोविंद राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे मालूम था, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। प्यार करते थे वो मुझसे। 2 साल से बस मुझे इसी बात का डर था कि कहीं उनके साथ कुछ हो ना गया, और आज ये। सर ये आदमी गिरीश चौबे कोई मेंटली इम्बैलेंस या साइकोपैथ नहीं है, बल्कि एक शातिर क्रिमिनल माइंड है। इसने पहला कत्ल आकाश वर्मा का किया और सालों तक पकड़ा नहीं गया। तब इसकी हिम्मत और बढ़ गई। फिर इसने गोविंद राजपूत के साथ भी वही किया जो इसने आकाश वर्मा के साथ किया, उसमें भी ये डिटेक्ट नहीं हुआ, तो सर ये और ढीठ हो गया। शुक्र है राजेश गनात्रा का केस अनडिटेक्टेड नहीं रहा। 2 महीने लगे, लेकिन कम से कम केस क्लोज हुआ, और साथ में 2 और फैमिलीज को भी एक क्लोजर मिला। सर हम इस गिरीश चौबे की इंटेरोगेशन को जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ और केसेस में कुछ और लोग हों जिन्हें इस गिरीश चौबे ने गायब किया हो, जिनसे इस गिरीश चौबे ने पैसे उधार लिए हों, या जिन्होंने इसे नाखुश किया, क्योंकि इस गिरीश चौबे ने मौत को अपना सबसे आसान पैंतरा बना रखा था। नमस्कार, आदाब। आज क्राइम पेट्रोल दस्तक सीजन 4 अपने 200 एपिसोड पूरे कर रहा है। हमने हमेशा कोशिश की है कि हम अपने इस कार्यक्रम का एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करें। आपका भरपूर प्यार हमें इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता रहा है। आपके प्रोत्साहन ने हमारी महत्वाकांक्षाओं को पंख दिए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका और हमारा साथ इसी तरह से बना रहे। दुआ करते हैं कि हम पूरी सच्चाई और ईमानदारी से आपके सामने केसेस पेश करते रहें, और हर एपिसोड से हमें और आपको कुछ नया सीखने को मिले, ताकि हम एक बेहतर और सतर्क नागरिक बन सकें। खेल एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन की अहम खुराक होती है, और वही खेल युवा जिंदगी में कंपटीशन की रणभूमि बन जाता है। खेल जीतने के लिए खेले जाते हैं, गौरव और पुरस्कार के लिए खेले जाते हैं। पर जब खेल जगत में ऊंची बोलियां गूंजती हैं, तब पैसा बोलता है और पैसा खेलता है।
हाँ बोल। अराउंड 11 पक्का जीत रही है, बड़े नोट लगा दे। तेरी इन्फॉर्मेशन सही है ना? 101% रही। सेकेंड हाफ में 3 गोल करेगी। चाहिए तो बोल देता हूँ कौन कौन स्कोर करेगा। जास्त विचार करो, टाइम ना घाल, पैसे घाल। चल ठीक है। पीटर, हाय ग्रैंडपा। कम ऑन, फास्ट। फिलिप, मामा, ग्रैंडपा आ गए, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? अरे पीटर, ग्रैंडपा को चाय तो पी के जाने को बोलो। ज्यादा खुश मत हो, गाड़ी तू नहीं ग्रैंडपा चलाएंगे। ये चुप बैठ, मुझे कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। चलिए ग्रैंडपा। आजा बेटा, आजा अरे जल्दी से। पापा, अंदर तो आइए, चाय पी के जाओ ना। नो थैंक यू नितालिया, चाय फिर कभी। अभी मुझे लवर्स खरीद करके घर लौटना है। एलिजा अकेली है ना? ग्रैंडपा, पीटर को मत चलाने दीजिएगा। डोंट टेक टेंशन बाबा, इसकी उम्र में तुमको किसने सिखाया था स्कूटर चलाना? मिस्टर फिलिप रोजेरियो। अपना काम करना, मेरे पीछे पड़ा रहता है। Lovely. Uncle. Oh, Sam. They are beautiful. I know, uncle. मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब संभाल नहीं सकता। एक्चुअली मॉम डैड फुल डे काम पे रहते हैं और ग्रैनी की डेथ के बाद इम्पॉसिबल हो गया है। मैं इनको बहुत प्यार भी करूँगा और इनकी पूरी देखभाल भी करूँगा। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? मई 2012 साउथ गोवा का एक खूबसूरत शांत गांव वेलेम एक सीनियर सिटीजन की भयंकर हत्या से हिल गया। जब यह हादसा हुआ तब एलिजा रोजेरियो अपने घर पर अकेली थी। उनके पति जेकब रोजेरियो पास के चिंचिनम गांव में लव बर्ड्स खरीदने गए थे अपने पोते पीटर को साथ लेकर। लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जब वो घर पहुंचेंगे तो उनका अपना प्यार का घोंसला उजड़ चुका होगा। पर लव बर्ड्स की मीठी चहक की तरह क्या इस हत्या के पहले कोई दस्तक सुनाई दी थी? ये एलिजा का सोने का टाइम था। ग्रैंडमा शायद पीछे होंगी। चलो देखते हैं। एलिजा, एलिजा, एली, एलिजा, एलिजा। हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो जेम्स ने बताया।
क्या कर रहा है? हम 4:30 बजे यहाँ पहुंचे। सामने का दरवाजा अंदर से बंद था। हमें लगा ग्रैनी बैकयार्ड में होंगी, पर वो वहाँ नहीं थी। लेकिन पीछे का दरवाजा खुला था। हम अंदर आए, ग्रैनी सोफे पर पड़ी थी। And she was dead. सर चोरी का कोई निशान नहीं है। घर में किसी भी चीज़ को टच नहीं किया गया है। ये तो कह रहे थे सामने का दरवाजा बंद। सर अंदर एक कबर्ड है, उसमें और बाकी घर में काफ़ी सारी कीमती चीज़ें हैं। पैसे वाले लोग हैं। शायद ऐसी कोई चीज चोरी हुई हो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग सिर्फ एक बूढ़ी औरत को मारने आएंगे ना। जो मरी है वो मेरी मॉम है। मेरा नाम सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर, हमें कोई चोरी या तोड़फोड़ के निशान नहीं मिले हैं। क्या आप अपने डैड से पूछ सकते हैं चेक करने के लिए? बेटा तुमने कार के अंदर लोगों को देखा था? नहीं सर, मैंने सिर्फ कार जाते हुए देखी थी। कब देखी थी? सर मेरा फुटबॉल इनके कंपाउंड में आया था, उसे लेने गया तब देखा। मारुति 800 थी? हाँ सर। कौन से कलर की बेटा? वाइट कलर। आप पड़ोसी हैं, कुछ देखा सुना नहीं आपने? हम तो सो रहा था, ये जेम्स आके हमको बोला कि रोजारियो के घर में पुलिस आया है। लॉकर? सब कुछ चला गया। एवरीथिंग इज गॉन। इस लॉकर में क्या था मिस्टर रोजारियो? 3 लाख कैश और 6-6.5 लाख का ज्वेलरी। लॉकर की चाबी हमेशा उस की रैक में ही रखते थे? हाँ, हमारे घर में सब चीज अपनी जगह पर ही होती है। सर पड़ोसी सिक्वेरा के बेटे का कहना है कि उसने ठीक 4:10 पर यहाँ से एक सफेद मारुति 800 जाते देखी। और ठीक 20 मिनट बाद यानी 4:30 बजे रोजारियो अपने पोते पीटर के साथ घर वापस आते हैं और आकर देखते हैं कि मिसेस रोजारियो की लाश पड़ी है। और हमें अभी भी पता चला है कि लॉकर से चीजें निकाल ली गई, लेकिन लॉकर को तोड़ा नहीं गया। घर में किसी और चीज को हाथ नहीं लगाया गया। बाकायदा की रैक से चाबी निकालकर लॉकर खोलकर उसके अंदर की चीजें निकाल ली गई। सिर्फ मर्डर का केस नहीं लगता सर। रोजारियो अपने पोते पीटर के साथ चिंचिंग गया था ना सर, लव बर्ड्स खरीदने। आई थिंक इट्स अ प्रॉपर्ली प्लान्ड अटैक। ये देखिए, लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन, कोई रोप या कॉर्ड इस्तेमाल किया गया है गला घोटने के लिए। टाइम? आज शाम 3:30 से 4:30 के बीच में। लगता है किसी ने तगड़ी प्लानिंग की, परफेक्ट एलिबाई बनाया है। मैं ऑफिस में था जब मेरा वाइफ नटाली ने मुझे फोन किया। तेरा छोटे बेटे पीटर का फोन आया था कि वो उसके ग्रैंडपा के साथ है और उसका ग्रैनी के साथ क्या हुआ। आपको कॉल करने के बाद मैंने मम्मा को कॉल किया। मैं बारदेस गया हुआ था अपने फ्रेंड साइमन के, और जैसे ही डैड का फ़ोन आया मैं वहाँ से अर्जेंटली निकल गया। मिसेस रोजारियो का कातिल जानता था लॉकर और कबर्ड की चाबी कहाँ रखी थी। वो ये भी जानता था उसके अंदर क्या रखा है, और उसे ये भी अच्छी तरह मालूम था कि उस दोपहर को मिसेस रोजारियो घर पर अकेली रहने वाली थी। आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? कोई ऐसा दुश्मन जो मिसेस रोजारियो को क्लोजली जानता हो? कैसी दुश्मनी इंस्पेक्टर? फुल लाइफ में हमारा
कभी किसी के साथ एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल फाइट। घर पर इतना सारा कैश क्यों मिस्टर रोजारियो? प्रॉपर्टी बाय करने का प्लान था हमारा। इस प्लान के बारे में और कोई जानता था? सिर्फ मैं, सिल्वेस्टा, सितारिया और एलिजा, हम लोगों के बीच में ही बातचीत हुआ था। प्लीज पापा। इंस्पेक्टर, पूरे घर में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, कहीं पे भी नहीं। ये देखिए, टायर के निशान। पड़ोसी का लड़का जेम्स सिक्वेरा शायद ठीक कह रहा था, छोटे टायर हैं, मतलब मारुति 800। यस सर, अंकल जैकब भी आए थे पीटर के साथ। लव बर्ड से बहुत प्यार करते हैं? हाँ सर, अंकल जैकब को लव बर्ड्स ही सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं पीटर और फिलिप को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनके ग्रैंडपा अंकल जैकब को भी। ऐसे ही आए थे या फ़ोन करके आए थे? मैंने ही फिलिप और पीटर को कहा था कि मैं अपने लव बर्ड सेल करना चाहता हूँ। आई थॉट शायद उनके ग्रैंडपा खरीदने में इंटरेस्टेड हों। फिर उन्होंने मुझसे कहा था कि वो किसी दिन बर्ड्स देखने आ जाएंगे। सर, आरटीओ में चेक किया है, इस वक्त हमारे गोवा में 76 मारुति 800 रजिस्टर्ड है। एक बात तो क्लियर है डॉक्टर, जो भी ये कार चलाकर आया था वो रोजारियो परिवार से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे मालूम था कितने बजे उनके घर जाना है, क्या करना है, कहाँ ढूंढना है। वो ये भी जानता था लॉकर और कबर्ड की चाबियां कहाँ रखी हैं और उसके अंदर क्या है। करेक्ट सर। एक काम करो डोके, ये जो 76 मारुति 800 गोवा में रजिस्टर्ड है, पता करो इसमें से व्हाइट कलर की कितनी है, और रोजारियो परिवार से चेक करो क्या वो ऐसे किसी को जानते हैं जिनके पास व्हाइट मारुति 800 हो। ओके सर। बट ओके, रोजारियो परिवार के सभी मेंबर्स के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर। डैड, अब कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने के लिए आ जाइए। यहाँ अकेले बहुत टफ होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है तेरी माम अभी भी यहीं रहती है। मैं अपनी एलिजा को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं उस आफ्टरनून इन्हें लेने क्यों गया था? Why? Oh God, why? आप अपने आप को ब्लेम मत करिए, वरना आप और डिप्रेस हो जाएंगे। प्लीज ग्रैंडपा। सर, जेकब रोजारियो का फोन लोकेशन था चिंचनी। पीटर का भी वही था, सेम, जहां वो दोनों लव बर्ड्स खरीदने गए। ओह सैम, दे आर ब्यूटीफुल। सिल्वेस्टर अपने ऑफिस में था मडगांव में, एक प्राइवेट फर्म में अकाउंट्स मैनेजर। नैटली अपने घर पर थी, रावन फोन मडगांव में, और बड़ा बेटा फिलिप बारदेज में था अपने दोस्त साइमन गोंजाल्वेस के घर पर। हे, हाय साइमन। अरे हाय फिलिप, क्या बोलता है यार? बस, कौन जीत रहा है? बैठ देखते देखते। शायद इसमें किसी की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी उस दिन वेलिम गांव के आसपास नहीं था जहां रोजारियोस रहते हैं। सर, सारे के सारे 76 मारुति 800 कार ओनर्स को भी स्कैन किया।
सर 76 मारुति 800s में से 15 कारें सफ़ेद हैं, पर इनमें से किसी का भी रोजारियो फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने फ़ोन कॉल्स, फ़ोन रिकॉर्ड्स, हर किस्म के रिकॉर्ड्स चेक करवाए, बट नो कनेक्शन एट ऑल। इन 15 मारुति 800 में से रोजारियोस के गांव विलियम के आसपास कितने हैं? सर 4। चारों को बुलाओ। 15 मई 2012। जी हाँ, 15 मई 2012। मैं बाम्बोली में जा रहा था बहुत ज़रूरी काम से। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? 15 मई 2012 दोपहर के 3-3:30 बजे आप और आपकी सफेद मारुति 800 कहाँ थे मिस्टर परेरा? 3:30 बजे मुझे लगता है मैं उस वक्त पणजी जा रहा था। सब 15 मई को मैं साओ से लौट रहा था सर, अपने घर। तुमने कहा तुम्हारा घर और तुम्हारा ऑफिस दोनों साव होजे में है। यस। और तुमने अभी भी कहा कि 15 मई को तुम साव होजे लौट रहे थे। वो इंस्पेक्टर। तो मिस्टर शिरोडकर, 15 मई को तुम कहां से साव होजे लौट रहे थे? कानपुरा से। सर जिसने भी ये किया है उसने अपने लिए एक परफेक्ट एलिबी, एकदम पक्का डिफेंस बनाया है ताकि उस पर शक जा ही ना सके। कहीं हम गलत पहाड़ तो नहीं चढ़ रहे? हो सकता है ये एक सिंपल चोरी का केस हो जिसमें शायद मर्डर भी हो गया। और ये जो इनसाइड जॉब के बारे में हम सोच रहे हैं, कहीं ये थियरी भी गलत तो नहीं है? हाँ जॉर्ज बोल। सर अपने गोवा में कोई भी मूवमेंट नहीं है किसी भी हिस्ट्री शीटर की, और मार्केट में ना कोई गर्म कैश आया है और ना कोई गर्म ज्वेलरी। रोजारियो फैमिली की क्या हिस्ट्री? क्लीन हिस्ट्री है सर। सर कोई लफड़ा नहीं किसी के साथ, कुछ भी नहीं है सर। डिसेंट फैमिली एकदम। लड़का है सिल्वेस्टर, ऑनली सन है सर, एकदम से डिसेंट आदमी है सर। रोजारियो फैमिली की बहू नताली। कोई सास बहू का ड्रामा नहीं है सर। और साथ में दोनों बच्चे हैं, फिलिप और पीटर। सब पढ़ाई में एकदम टफ और फुटबॉल में उनकी जान अटकी रहती है। हाँ सर, सिल्वेस्टर एकदम स्ट्रिक्ट डैडी है सर। दोनों लड़कों को लगाम देकर रखा हुआ है। सैमुअल और सिमोन से जुड़ी कोई खबर? नहीं सर, उसकी कोई खबर नहीं सर। ठीक है जॉर्ज, आंखें और कान खुले रखना। अजीब बात है, एक भी क्लू, एक भी सुराग हमारे हाथ नहीं लगा। इतनी परफेक्ट प्लानिंग कैसे हो सकती है? किसकी हो सकती है? 3 लाख कैश और 6 लाख की ज्वेलरी चुराई गई, लेकिन घर में किसी और चीज को हाथ नहीं लगाया गया। डोके, हमें कैसे पता चला कि एग्जैक्टली 3 लाख कैश और 6 लाख की ज्वेलरी चोरी हुई है? सिल्वेस्टर, हमें कोई चोरी या तोड़फोड़ के निशान नहीं मिले। सब कुछ चला गया। इस लॉकर में क्या था मिस्टर रोजारियो? 3 लाख कैश और 6-6.5 लाख का ज्वेलरी। क्या ये हो सकता है कि लॉकर में कभी कुछ था ही नहीं? मतलब सर? मतलब हो सकता है ये सिर्फ एक मर्डर केस हो और कुछ नहीं। इतनी सारी ज्वेलरी और चोरी के मार्केट में कोई गर्मी नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। कोई बड़ी चालाकी से हमें गोल गोल सर्कल्स में घुमा रहा है। हम एप्पल को ऑरेंज समझ रहे हैं और बास को लव बर्ड समझ रहे हैं। किसी भी शहर, गांव या कस्बे में एक सीनियर सिटीजन पर कातिलाना हमला उस इलाके को झकझोर कर रख देता है, उस इलाके के सेफ्टी फैक्टर पर सवालिया निशान लगा देता है। ऐसे केसेस में पुलिस पर दबाव होता है उसे जल्दी सुलझाने का, लेकिन इस केस में काफी कोशिशों के बावजूद भी पुलिस अब तक एक सुराग तक नहीं ढूंढ पाई थी। लेकिन कुछ दिन निकलने के बाद आखिरकार बिना सुराग के अंधी गली में दम तोड़ते इस केस में फाइनली एक ब्रेक थ्रू मिला। हाँ जॉर्ज बोल। सर पंजे में कोई ज्वेलरी का सेल हुआ है सर, एकदम गर्म ज्वेलरी है सर। दुकान का नाम बोल।
तो मेरी एलिजा की कहाँ से मिली आपको ये? किसने किया मेरी एलिजा के साथ ऐसा? देखिए, हमें सिर्फ क्लू मिला, आपकी वाइफ का कातिल नहीं, लेकिन मिल जाएगा, श्योरली मिल जाएगा। कल ही आया था लड़का, माल बेच और निकल गया। इनमें से कोई? नहीं सर, ना, ये नहीं, ये कोई भी नहीं। नहीं सर। फर्स्ट टाइम लग रहा था। पहले भी आया था हमारे। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कौन था वो? सर, जेवियर कारवालो। कौन जेवियर कारवालो? डिटेल बता। सटोरी लड़का है सर, यहीं पास में राउंड फोन में रहता है। जेवियर करवालो कौन है? ही इज माय सन। आपका बेटा घर पर है? नो, वो बाहर गया है। क्या मॉम? बेटा तुम कहाँ हो? क्या हुआ मॉम? बेटा कुछ प्रॉब्लम हो गई, तुम जल्दी घर आ जाओ। क्या हुआ मामा? कुछ तो बोलो। आई सेड जेवियर, तुम अभी घर आ जाओ। सर, वो शायद अभी घर नहीं आया, लेकिन उसका नंबर ट्रैकिंग पर है और अभी अभी जेवियर ने एक और नंबर डायल किया है, 4445786678। वो नंबर भी ट्रैकिंग पर है। मिसेस करवालो, आपका सन जेवियर सीरियस प्रॉब्लम है, अच्छा होगा वो हमारे हाथ लग जाए। मैं आपके घर के बाहर कांस्टेबल छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन जेवियर को इस बारे में कोई खबर नहीं होनी चाहिए। यस इंस्पेक्टर। लफड़ा हो गया यार। क्या हुआ? ओके सर, सेल लोकेशन ट्रैक हो गया, बारका बीच। वहां की अपन ने ज्वेलरी बेचने से पहले थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था यार। मम्मा की आवाज से मैंने पकड़ लिया था कि मेरे घर आए हुए हैं। मैं और कहीं नहीं जा सकता था, इसलिए तुम्हारे पास आया राजेश। अभी मैं क्या करूं? बोल बोल बाबा बोल। सर छोटा मोटा धंधा करते सर, एक सेकंड यार, हमने कुछ नहीं किया सर। राजेश शिरोडकर एक सफेद मारुति 800 का ओनर था, जिसे पुलिस ने पहले क्वेश्चनिंग के लिए बुलवाया था। लेकिन उस वक्त राजेश ने पुलिस को चकमा दे दिया था, पर इस बार बच निकलने का कोई चांस नहीं था और ना ही अपने जुर्म को छुपाने का। सर, इतने सारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, टीवी पर फुटबॉल मैच भी चालू है, बेटिंग एजेंट लगता है। रुके, अब हमें यह पता लगाना होगा इन्होंने पूरे गोवा में रोजारियो फैमिली को ही क्यों टारगेट किया, और इन्हें कैसे पता चला कि उनके लॉकर में क्या है, कितना है। तू बेटिंग एजेंट है? हाँ सर। और ये जेवियर तेरा पार्टनर? सर मैंने सिर्फ अपनी मारुति पी थी सर, 15 मई को। मेरा मर्डर से कोई लेना देना नहीं है सर। तो मिसेस रोजारियो को तूने मारा? मैं तो वहां था भी नहीं, मैंने बस ज्वेलरी बेची सर। तूने नहीं मारा? तूने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? मिसेस रोजारियो का गला घोंटकर उनका मर्डर किसने किया? अंजुमन, अंजुमन नावेद है सर उसका नाम, मरगांव में रहता है सर। ये अंजुमन नावेद कौन है? रोजारियो फैमिली के साथ इसका क्या कनेक्शन है? और अटैक करने के लिए इसने रोजारियो का घर ही क्यों सिलेक्ट किया? घर उसने सिलेक्ट नहीं किया सर। तो किसने किया?
फिलिप रोजारियो, एलिजाबेथ रोजारियो का अपना पोता? यस सर, फिलिप और अंजुमन ने मिलकर ही एलिजाबेथ रोजारियो का मर्डर किया सर। फिलिप जानता था कि कैश और ज्वेलरी कहाँ रखी है सर। कौन हो तुम लोग? पीटर कल चलेंगे, आज मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ। लेकिन ग्रैंडपा सैमुअल कह रहा था कि वो लव बर्ड्स एक और दिन नहीं रखेगा, किसी और को भेज देगा। उसको एक दिन और होल्ड करने के लिए बोलो ना सर। कल हम 100% लव बर्ड्स खरीद लेंगे। ग्रैंडपा मैं उससे पूछ चुका हूँ एंड ही सेड नो। आप आज आ रहे हैं या नहीं, यस और नो? पीटर उसे एक्सप्लेन करो ना। योर ग्रैंडपा इज ओल्ड मैन नाउ। व्हाट ओल्ड मैन? नॉनसेंस। तुम कुछ ओल्ड वोल्ड नहीं हो। और अपनी यंग वाइफ के लिए तुम क्या लव बर्ड्स नहीं लेकर आओगे? गो चेकअप, गो गो गो। वो लव बर्ड्स मुझे आज ही चाहिए। दे आर सो ब्यूटीफुल है ना रे? लाइक यू। ओके हाँ पीटर, मैं अभी लेकर के आता हूँ। फिर हम साथ में बैठ करके चाय पियेंगे। यस सर। और आज मैं तुम्हें एक नई धुन सुनाऊंगा, तुम्हारे लिए बनाई है। ओके बाय। फिलिप, ग्रैंडपा आ रहे हैं। गुड जॉब। मैं तुम दोनों के यहाँ से निकलने के बाद ही यहाँ से निकलूंगा, ठीक है? फिलिप, फिलिप, एक बार बोल दे बेटा, एक बार बोल दे कि ये सब झूठ है। बोल दे बेटा, टेल हिम, या टेल हिम। ये सब करने का ख्याल कैसे आया? सर, घर पर आराम कर रहा था, अब जिंदगी भर जेल में आराम करेगा। चलो तो। इस उम्र में इतना शार्प क्रिमिनल माइंड, ये बहुत डरावनी बात है। तुम लोगों ने ऐसा किया क्यों? अपनी ग्रैनी को मार डाला क्यों? ग्रैंडपा, वो लेस्टर गोम्स वाला कॉम्पोजिशन बजाइए ना। ओ, मैंने तो वो 10,000 टाइम्स सुना है। तुम लोग कैरी ऑन करो, अब तो मेरा सिएस्टा का टाइम हो गया। जेकब, मुझे 1 घंटे के बाद जगाना। ग्राना, आर यू स्लीपिंग? नॉट स्लीपिंग रे, छोटा सा नैप, बस 1 आवर। ओके। अरे यू गो एंड एंजॉय, फोर्स। एक बात बोलूं ग्राना, जब ग्रैंडपा वायलिन प्ले करते हैं तो कितना ब्यूटीफुल लगता है ना? मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? मुझे लव है ना तुम्हारे ग्रैंडपा से नहीं है, उनकी वायलिन से है। कितना अच्छा बजाते हैं। ओके, मैं चलता हूँ। मैं आई विल क्लोज द डोर, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। अरे नो नो, डोर क्लोज मत करना। अगर मैं म्यूजिक नहीं सुनूंगी ना तो मैं सो नहीं पाऊंगी। कीप द डोर ओपन एंड ओके? ओके ओके।
हमने 2, 3 इनफैक्ट 4 टाइम्स ट्राई किया पर कभी सक्सेस नहीं हुए। फिर हमने प्लान बी यूज़ किया। प्लान बी? लव बर्ड्स वाला प्लान। हमें मालूम था कि ग्रैंडपा लव बर्ड्स के लिए बहुत क्रेजी हैं और हमें लगा कि उनके घर से दूर जाने से हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। और ग्रैनी को मारकर काम तो और भी आसान हो गया। मास्क पहनकर गला घोट दिया अपनी ग्रैनी का। क्यों फिलिप? ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी थी पैसों की? नो फिल, अभी लास्ट क्रिसमस को ही तुम्हारा पॉकेट मनी बढ़ाया था। नाउ नो मोर, ओके? लास्ट क्रिसमस फॉर क्राइस्ट सेक मामा, हर चीज का कॉस्ट कितना बढ़ गया है। इतने पॉकेट मनी में तो कहीं फेस हाइड करने की जगह भी नहीं मिलती। कुछ भी बाय नहीं कर सकते। Then don't buy son, simple। हम तुम्हारा सब नीड्स पूरा करते हैं और लग्जरी के बिना भी तुम मैनेज कर सकते हो। मैंने किया, तुम्हारी मॉम ने किया, मेरे पेरेंट्स ने भी किया। शीट कोडी के अलावा कुछ नहीं था हमारे पास। इतना सा करी, इतना सा राइस एंड जस्ट 1 piece fish, that's it। Again dad, not the same lecture। आपकी जनरेशन शीट कोडी और सिंपल लाइफ से खुश थी, बट नॉट अस। हम बड़े हो गए हैं। आई एम 17 और पीटर 15 का है। सो प्लीज हमें भी थोड़ी इंडिपेंडेंस चाहिए। इंडिपेंडेंस मांगने से नहीं मिलता सर, उसको अर्न करना पड़ता है, उसको कमाना पड़ता है। और तुम दोनों अभी मैच्योर नहीं हो। पेरेंट्स को बैक आंसर करते हो, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते। कॉस करते हैं मॉम, बट आप हमारे नीड्स को नहीं समझते। फिलिप, तुम नीड्स और वांट्स को कंफ्यूज कर रहे हो। तुम्हारे पास में क्या नहीं है? You've got home, you've got studies, you've got cycle, everything you have। This is the time जब तुम अपने दिमाग को अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे, अपना पढ़ाई पे और अपने हेल्थ पे लगाओ। एंड व्हाट अबाउट फन डैड? हम इस एज में एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? एंड फॉर गॉड सेक एंजॉयमेंट फ्री में नहीं आती, उसके लिए पैसे लगते हैं। इसलिए प्लीज आप लोग हमारी पॉकेट मनी इंक्रीज करिए। अगर हम अफोर्ड कर भी सकते तो मैं नहीं करता। और मैं भी नहीं। It's not the question of affording। क्वेश्चन ये है कि क्या हम इनकी लाइफ को डिसेंटली और अच्छे से जीना सिखा पाए हैं या नहीं। रहने दो सिल्वेस्टर, टाइम इनको सिखाएगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। श्योर, पर मुझे डर है कि कहीं लेट ना हो जाए, कहीं इनकी बोट ना निकल जाए। सर हम मॉम डैड से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। बहुत पैसा था उनके पास, लॉट्स ऑफ मनी, पर हमारे लिए कुछ नहीं था। और उनसे इस बात पे आर्ग्यू करना या डिस्कस करना टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। फिर हमने सोचा कि ग्रैनी और ग्रैंडपा के पास भी काफ़ी पैसा है, लेकिन वो भी एक नंबर के कंजूस। हमें एंजॉय करने के लिए कुछ नहीं देते थे, कभी नहीं। क्रिसमस गिफ्ट्स भी इतने चीप। यार तुम दोनों रोजारियो ब्रदर्स, भीख मांगना बंद करो और खुद के पैसे कमाओ। क्या करें? नोट्स की जेरोक्स कॉपीज बनाई क्या? नहीं यार, 10 रुपया डालो 100 निकालो, 100 डालो 1000 निकालो। लेकिन मनी कहाँ डालना है? मेरा एक दोस्त है राजेश शिरोडकर। अराउंड 11 पक्का जीत रही है, बड़े नोट लगा दे। कौन है ये? बुकी बोलो, बैटिंग एजेंट बोलो, वो आज तक एक भी मैच नहीं आ रहा है। उसका हर रुपया 100 बन जाता है। पैसों में स्विमिंग करता है ये। तूने कभी उसके थ्रू कमाए हैं क्या? अबे मैं उसके साथ ही काम करता हूँ बूंदिया। अपने क्लब्स के जितने भी फुटबॉल गेम्स होते हैं ना, वो सब मैं ही बैट करता हूँ और कुछ तो वो फिक्स भी करता है। या मैंने भी सुना है कि मैचेस फिक्स्ड होते हैं। नया नहीं है ये, हमेशा से होते आ रहा है। स्पोर्ट्स भी तो बिजनेस है ना बॉस। 2000 हाँ? क्या पॉकेट मनी लगा रहे हो अपनी? एक काम करो, घर जाओ और घर जाके जैसे गुड्डा गुड़िया खेलते हैं ना, वैसे बैटिंग वैटिंग खेलो वहाँ पे। ब्रो डोंट लाफ यार, हम स्टार्टिंग 2000 से कर रहे हैं, आगे और भी लगाएंगे। डार्लिंग 2000 से कुछ नहीं होता, समझा? स्टार्टिंग बेट 10,000 bucks, और वो भी बोंदिया लोगों के लिए। बोंदिया समझता है? हाँ? कच्चा नींबू, स्मॉल फ्राई। बट हमारे पास इतना मनी नहीं है। अबे है ना, झूठ मत बोल बे। तुम्हारी ग्रैनी और ग्रैंडपा पैसों की खेती है उनके पास, और वो सब तो तुम्हारा ही होने वाला है ना। लेकिन कब? जब तुम दोनों बूढ़े हो जाओगे तब। तब तक तो तुम दोनों के पैसे भी सड़ जाएंगे और तुम दोनों की लाइफ भी। हे अंजुमन, व्हाट डू यू वांट टू से? थोड़ा क्लियर बोलना हमको। सुन, अभी के लिए अपने ग्रैनी और ग्रैंडपा का पैसा लगा दो। 10 का 100 बनाओगे, 100 का 1000, 1000 का लाख, मे बी क्रोर्स, हू नोज। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा पैसा। फिलिप,
क्या सोच रहा है? तेरे को पता है पीटर, मैंने ना डैड को देखा था, ग्रैंडपा के लॉकर में काफ़ी सारा कैश रख रहे थे। पता नहीं किसी स्टूपिड से प्रॉपर्टी को बाई करने का प्लान कर रहे थे। ग्रैंडमा की बहुत सारी ज्वेलरी भी तो है कबर्ड में। पैसे चुराने के प्लान्स फेल हुए तो तुम लोग और फ्रस्ट्रेट हुए, फिर सोचा ग्रैंडमा को ही मार देते। हाँ, इतना सारा पैसा तुम लोगों के हक का तुम लोगों से दूर रखा जा रहा है यार। दैट्स वेरी रॉन्ग। तुम दोनों डिसाइड किया है ना कि अब जो भी हो जाए पैसा बनाने का है? यस, टोटली यस। तो अब सब मुझ पे छोड़ दो, समझे? बट कैसे? प्लानिंग प्लानिंग गाइस, सारा गेम प्लानिंग का है, समझे? Oh, Sam, they are beautiful. ग्रैनी के घर जाने से पहले मैं अपने दोस्त साइमन के यहाँ गया। वहाँ पर मैंने उसे बिना बताए मैंने अपना मोबाइल उसके बाथरूम में रख दिया। हाय साइमन। हाय फिलिप, क्या बोल रहे हैं? बस कौन जीत रहा है यार? फिर सारा काम हो जाने के बाद मैंने ज्वेलरी एक बॉक्स में करके साइमन को दे दी। हे हाय साइमन। अरे हाय फिलिप। यार ये मेरा एक इम्पोर्टेंट आइटम है, इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रख ले, फिर मैं बाद में ले जाता हूँ। कोई बात नहीं यार, टेंशन मत ले। चल बाय। उसे बिना ये बताए कि उसके अंदर क्या है, और फिर मैंने चुपके से उसके बाथरूम से अपना मोबाइल ले लिया। हमने थोड़ा वेट किया आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन ठंडा होने तक का, और फिर जैसे राजेश ने कहा था, हमने सारी ज्वेलरी जेवियर को सेल कर दी। वो सिर्फ मेरी मामा और तुम्हारी ग्रैनी नहीं थी, तुम्हारे ग्रैंडपा की लाइफ थी टैमन। उनके वायलिन का म्यूजिक थी वो, और तुम दोनों ने मेरे डैड का हौसला ही उछाड़ दिया। God will forgive you. मैं तुम दोनों को forgive नहीं करेगा। Never. पोतों ने मिलकर अपनी दादी माँ की हत्या कर दी। पूरी संभावना है कि इस दादी माँ ने इन दोनों लड़कों की उंगलियां पकड़कर उन्हें चलना सिखाया होगा, मिठाइयों और कहानियों से उनका लाड किया होगा। फिर इन दो टीनेजर्स ने अपनी दादी माँ की हत्या क्यों की? पैसों के लिए। 17 वर्षीय फिलिप और 15 वर्षीय पीटर बेटिंग में पैसा लगाकर लाइफ में सेटिस्फैक्शन चाहते थे। लाइफ में सेटिस्फैक्शन। क्या आज की जिंदगी में कोई परमानेंटली संतुष्ट हो सकता है? फलसफे और फिलॉसफीज अपनी जगह पर, लेकिन दुनिया का सबसे इम्प्रैक्टिकल फूहड़ गवार इंसान भी अच्छी तरह से जानता है कि सेटिस्फैक्शन की कोई सीमा नहीं, लालच का अंत नहीं, और ललचाने वालों की कोई कमी नहीं। कंज्यूमर गुड्स, लग्जरी गुड्स, इसका सबसे बड़ा मार्केट है बच्चे, टीनेजर्स और युवा पीढ़ी। और ये ग्रुप मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग को सबसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देता है। फास्ट फूड, डिजाइनर कपड़े, जूते, सेल फोन्स, कंप्यूटर्स, महंगे स्पोर्ट्स गियर और यहाँ तक के पॉश स्कूल्स और एजुकेशनल कोर्सेज, हर चीज में, हर क्षेत्र में बेचने वाले प्रलोभन का इस्तेमाल करते हैं।
फ्रेंच फ्राइज आपके मुंह में पानी लाते हैं, लेकिन उसके साथ बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक खरीदना जरूरी है। आपके बच्चे को अगला शेक्सपियर, आइंस्टाइन और तेंदुलकर बनाने का वादा किया जाता है, लेकिन उस कोर्स की फी लाखों में। बेचने वालों द्वारा अपनी मार्केटिंग में एक सोचा समझा साइकोलॉजिकल आक्रमण किया जाता है, जिसमें हमें और हमारे बच्चों को यह महसूस कराया जाता है कि भाई अगर आपके पास ये फलाना प्रोडक्ट नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते, आप जीवन में पीछे रह जाएंगे, आप जिंदगी में फेल हैं। क्या इस दलदल से ऊपर उठना असंभव है? क्या हम अपने बच्चों को जरूरतों और आदतों के बीच का फर्क नहीं समझा सकते? कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्रीज बच्चों के द्वारा आदतों के ज्वालामुखी को भड़काती है। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इस लालच के लावा को शांत करने में एक बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं, कभी पैसों से तो कभी अपनी जान से। आज के इस केस में पेरेंट्स ने अपने दोनों बच्चों को फिजूल खर्ची के खिलाफ डिसिप्लिन करने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने अपनी दादी माँ के लॉकर से पैसा चुराने की कोशिश की ताकि वो बैटिंग से और पैसा बना सके और अपने ऐशो आराम की हर चीज खरीद सके। जब वो दोनों लड़के चोरी नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने दादा का ध्यान कहीं और आकर्षित कर अपनी दादी के कत्ल का प्लान बनाया और उसे अंजाम भी दिया। इतनी कम उम्र में इन दोनों लड़कों ने इतनी ऊंचे लेवल की शातिरता का प्रमाण दिया। बच्चों को गारंटीड शेक्सपियर, आइंस्टाइन या तेंदुलकर बनवाने के जाल में फंसने से ज्यादा बच्चों को इन महापुरुषों की जीवनियों से इंट्रोड्यूस करवाना ज्यादा सेंसिबल होगा। गांधी जी का एक मंत्र था, सादा जीवन उच्च विचार। इस मंत्र की अहमियत शायद आज के जमाने में सबसे ज्यादा है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।